अस्सलाम जी, वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जनाज़े इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ारा याकूब के साथ, जिनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब ये पैदा होने वाली थी, इनकी वालदा की ज़ुबानी कि डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि आपकी बच्ची की जो हड्डियां हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं आपके कहीं पर गिरने की वजह से, तो हड्डियां सब टूट चुकी हैं, उसकी ग्रोथ नहीं है, तो आप इसे ज़ाया करवा दें। मगर एक माँ थी, वो औलाद को इस तरह से कैसे ज़ाया कर सकती थी? तो माँ ने अपना जज्बा जो है वो दिखाया, दिल बड़ा किया और कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को पैदा करूँगी। पैदा होने के बाद ज़ारा जब दुनिया में आई तो उन्हें पता चला कि कुछ इस तरह की वजूहात हैं कि इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। और इस वक्त ज़ारा की एज जो है वो 20 साल है। ज़ारा मेरे साथ मौजूद हैं और ज़ारा की हाइट जो है वो हार्डली, मैं आपसे अगर कहूँ कि 1.5 से 2 फुट इनकी हाइट है। और ये बस बेड पे बैठी हुई हैं। और इनको जो शौक़ हैं, शौक़ कुछ इस तरह के हैं कि मेकअप ये बहुत क्लासी करती हैं। उसके अलावा बहुत इन्फ्लुएंसर हैं और जो कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग इनको जानते हैं और बहुत से पीआर पैकेजेस भी इनको रिसीव होते हैं। मतलब लोग इनकी वर्थ को जान चुके हैं कि कोई भी डिसेबल बंदा इतना नहीं होता कि वो ख़ुद को दिल हार के बैठ जाए। तो खैर, ज़ारा उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जो लोग घर दिल हार के बैठे हुए हैं। ज़ारा से ही बात करते हैं कि ज़ारा किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ज़ारा, इतना मतलब मैं खुद को एक्टिव नहीं रख सकती। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, चलना फिरना, खाना पीना, उछलना कूदना सब कुछ है। माशाल्लाह, आपने लेंस भी लगाए हुए हैं, आपका मेकअप भी प्रॉपर है, आपके हमारे नाखून जो हैं डींगे चिंबे होते हैं और आपके प्रॉपर नेल पेंट, प्रॉपर फाइलर। इतना मोटिवेट कैसे रह लेती हैं? वो सब तो बाद में, पहली बात है मैं एज नहीं छुपाती, मैं 24 ईयर होने वाली हूँ। 24, ओके। और दूसरा ये है कि नेल्स का मेरे ग्रोथ के लिहाज से है, नेल की होती है कैल्शियम, सारी इनको ही लगती हैं एंड मेरे बालों को लगती हैं और बोन्स को तो लगती नहीं खाया पिया हराम करने वाली बात है मेरी। और क्या पूछना था? अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि इतना मोटिवेट कैसे रहती हैं? और आपको जब पैदा हुई थी, बोलना शुरू किया था, किस एज में आपको समझ आ गई कि मतलब मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं? मोटिवेट इस लिहाज से करती हूँ, इस लिहाज से रहती हूँ क्योंकि जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ ना, जो चलते फिरते हैं, वो नाउम्मीद हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यार इनके पास तो सब कुछ है, मेरे पास एक चीज़ की कमी है, तो मैं क्यों इस चीज़ पर हावी होने दूँ। वो देखो, वो कितने परफेक्ट होने के, मतलब कि नॉर्मल होने के बावजूद इस चीज़ के आगे पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए। तो आप जिसमें जो चीज़ आपके पास है उसमें राज़ी क्यों नहीं रहता इंसान? उसमें राज़ी रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं कभी नाउम्मीद होने लग जाऊँ या कभी मायूसी की तरफ जाने लग जाऊँ, तो हमेशा मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई कि बेटा, आखिरत में सब ठीक होंगे। जिनके पास दुनियावी कमी है ना, वो सब, उनमें सब कुछ होगा। जिसके पास हाथ नहीं है उसके पास हाथ भी होगा, जिसके पास आँखें नहीं है उसके पास आँखें होंगी, और सब 30 साल कर होंगे, जवान होंगे। सही। चलिए, 30 साल की जवानी का इंतज़ार है। आखिरत में ज़ाहिर सी बात है सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ज़ारा, मुझे ये बताएं कि किस एज में जाकर आपको पता चला कि आप चल फिर नहीं सकती हैं और इस तरह से आपकी ग्रोथ नहीं है, और किस तरह आपने इसको डाइजेस्ट किया? इस चीज़ का क्या पता चलना था, हालात ही ऐसे थे जो मैं नहीं बता सकती। कि बच्चे को तो पहले ही पता चल जाता है, बाय बर्थ वाले को तो होता ही है, उसमें तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि उसे पता होता है कि मैं नहीं ऐसा, बाकी बच्चों से डिफरेंट हूँ। लेकिन वो सवाल नहीं करता अपने माँ बाप से, क्योंकि वो क्यों पूछेगा, उसे पता है उसमें जैसा वो चलता आ रहा है, जैसे वो बढ़ता आ रहा है। तो मेरे हालात कुछ ऐसे थे, बीमारियों के लिहाज से गुजरे, कुछ और मसाइल थे कि मुझे कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं ऐसी क्यों हूँ या ऐसा क्यों। मैं दुनियावी ज़िंदगी में इतना गुम थी कि इस चीज़ में मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैंने पूछा हो। बस मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि उसने मुझे जैसा बनाया है ना, परफेक्ट बनाया, क्योंकि वो एक कीड़ी भी बिना मकसद के पैदा नहीं करता। तो एक इंसान बनाया उसने, तो कोई मकसद तो होगा ना मेरे दुनिया में आने का। तो ज़ारा, मुझे ये बताएं कि आप जैसी और भी इस दुनिया में लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि किसी न किसी चीज़ से डिसेबल हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि क्या उम्मीद लेकर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें? मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो उसकी सेम मेरी तरह है, लेकिन उसकी लेग नहीं है। तो मैं से बहुत कहती हूँ कि आए वो ना मीडिया पे। अब वो कहती है मैं क्या बताऊँ, ये बताऊँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ,
मैंने कहा ये तो और मोटिवेशन के हिसाब से है, आप तो और उम्मीद लोगों को दिलाओगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तो एक 8 क्लास पढ़ी है, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझे पसंद करते हैं। तो आपको तो मेरे से ज़्यादा पसंद करेंगे, आप दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करोगे कि आप एक कमी होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी, आप जॉब भी करते हो, आपने स्टडी मुकम्मल की, हर चीज़। तो वो फिर भी ना उम्मीद, फिर भी वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती। तो मैं मैं इन सब को यही कहना चाहूँगी कि आप बज़ाहिर दुनिया के सामने वीक नज़र आते हो, लेकिन आप अंदर से ख़ुद को अगर स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहो, तो आप दुनिया के सामने आओ, अपना सामना दुनिया को कराओ। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों से यही कहूँगी, जो नॉर्मल चलते फिरते लोग हैं ना, कि जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि बेटा दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। मैं एक मॉल में गई, वहाँ पे मुझे बच्चे मिले फैमिली के साथ। अब मुझे देख के हंस पड़े, मैं चुप हो गई। मामा ने जब उनसे पूछा ना, बेटा क्यों हंसे हो, तो वो लड़की बोली कि पहली दफ़ा ना ऐसे इंसान को देखा है ना, तब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा अंकल, आज आप अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे ना, कल ये बड़ी गलती कर कर आएगा और आपके पास उस वक्त मौका नहीं होगा डांटने का। अगर आज समझा लेंगे ना इसको कि दुनिया में बेटा हर तरह के लोग हैं, तो ये कल को बड़ी गलती नहीं करेगा। फिर मेरे जाने के बाद उन्होंने डांटा या नहीं डांटा वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ तो मैं फ़ेस टू फेस भी लोगों को बोलूँ। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ बोलने की, और मैं खामोश नहीं रहती। गलत काम में तो मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहती। अल्लाह को जान देनी है, इंसान से क्या डरना। ऐसा ही है। अच्छा ज़रा मुझे ये बताएं कि आप मोटिवेट तो हमेशा रहती हैं, तो आपके शौक़ क्या हैं? क्या आपका बस दिल करता है कि मैं ये करूं वो करूं? क्योंकि लड़कियां जो होती हैं मोस्टली कुकिंग करना या कुछ मेकअप वगैरह का चलते फिरते और बाहर घूमने फिरने का होता है, तो आपको क्या शौक़ है? मेकअप लवर तो मैं बचपन से हूँ, मेकअप का शौक़ तो मुझे बचपन से है, लेकिन मैं ना स्केचर बनना चाहती हूँ, पेंटिंग का शौक़ है मुझे। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि अगर कोई मेरी मदद करे कि आने जाने के लिए कन्वेंस लगा दे, मतलब कोई मेरे जाने आने के लिए, या मंथली फ़ीस जो होती है उनकी कर दें, लेकिन किसी ने नहीं कोई हेल्प की। क्योंकि मेरे फैमिली में पापा ही हैं जो अकेले करते हैं सारा कुछ, रेंट वगैरह हर चीज़, तो बाकी शौक़ फिर नहीं पूरा इंसान कर पाता ना। तो मेकअप तो मैंने खुद से सीखा है, खुद से। कोई मतलब कि एक शौक़ रह गया स्केचिंग का, उसके लिए भी ये हेल्प आउट अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। ज़रा आप हर बार एक ज़िक्र करती हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मामलात हैं जो मैं नहीं बता सकती, वो क्या मामलात हैं? कोई हमें कुछ पता चल सकता है कि वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको ज़िंदगी थोड़ी सख्त किस्म की आपकी गुजरी उसमें? वो अल्लाह और उसके बंदे के बीच के मामलात हैं, वो हशर के दिन नहीं अल्लाह के सामने और उसके लोग बंदे के सामने आएंगे, वो दुनिया के सामने नहीं बताना चाहती हूँ। अल्लाह और आपका मामला है। हाँ सही। तो ज़रा कोई ऐसी मोमेंट, ऐसा कोई एक्टिविटी कुछ जो आप डिसअपॉइंटेड भी हो जाएं तो वो आपको फिर से एक्टिव कर देती है, फिर आपको कहती है कि नहीं जागो और ये करो ये करो? जब बीमार होती हूँ, एडमिट होती हूँ, काफ़ी रिप लगती हैं काफ़ी वैसे तकरार भी होती है उनके साथ, क्योंकि अब तो इतना रह चुकी हूँ हॉस्पिटल में कि मुझे पता होता है इस वेन में नहीं लगनी, इस वेन में लगनी है, और जब वो नहीं सुनते मेरी, गलत वेन में लगा देते हैं, और जब वो नहीं लगती तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ। लेकिन फिर होता है हॉस्पिटल में कि मैं सोचने लग जाती हूँ यार क्या लाइफ मेरी इधर तक ही है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि मैं आंखें बंद करती हूँ और ये सोचती हूँ कि नहीं, अल्लाह पाक ने कहा है आखिरी सांस तक लड़ो, तो फिर मैं फिर जाग जाती हूँ, फिर खुश हो जाती हूँ कि नहीं मैंने जीना है, और हर हाल में मुस्कुराते हुए, अगर जाना है ना दुनिया से तो सामने जाना है तो मुस्कुराते हुए जाना है बस। अच्छा ज़रा, लाइफ में दो लोग हैं जो कि जिनकी शायद इस दुनिया में नहीं सुनी जाती। एक डिसेबल पर्सन्स, ठीक है, जिन्हें बहुत ही मासूम और बहुत ही नागवार समझा जाता है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, और दूसरे हैं ट्रांसजेंडर्स कि उनको किसी खाते में लिखा ही नहीं जाता कि हम इनसे कोई काम भी नहीं ले सकते, उसको घर में सफाई नहीं करवा सकते, उससे कोई और काम भी नहीं ले सकते। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि हम जैसे लोगों को ऊपर तरस खाया जाता है कि हमदर्दी की जाती है। पहली बात है, हमदर्दी तो मुझे सख्त नफरत है। मैंने तो अपने माँ बाप से कहा है मुझ पर हमदर्दी कभी ना करना,
मैं आपकी बेशक जैसी मर्जी औलाद हूँ, हमदर्दी नहीं मुझे पसंद। आप मुझ पे प्यार करो वो अलग बात है, मैं दुनिया को भी मना करती हूँ मुझ पे हमदर्दी कभी ना करना। लेकिन ट्रांसजेंडर का ये है कि उन पे हमदर्दी क्या, उनको हकारत से देखा जाता है। मैं उनको, मुझे ना लोग क्या कहते हैं कि यार वो मांगते हैं, दर दर जाकर मांगते हैं, लोगों से पूछते हैं आपके घर औलाद तो नहीं हुई, आपके घर शादी तो नहीं हुई। मेरी बात सुने, जब आम जैसे लोग, आम, मैं नहीं अपनी बात करी, आम जैसे लोग, उनको कोई चीज़ के हकूक़ नहीं मिलेंगे, वो क्या करेंगे, चोरी चकारी डकैती ऐसे ही करेंगे। ना ट्रांसजेंडर को मेडिकल से ही मिलता है, ना उनको तालीम मिलती है, ना उनको जॉब मिलती है। जब उनकी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर वो इन चीज़ें पे आएंगे ना। अल्लाह ने क्या फरमाया है, मेरे लिए सब इक्वल हैं। हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले, हम इंसान कौन हैं। हम इस्लामी कंट्री में ज़रूर रहते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। उनके, हमारे अल्लाह के नज़दीक शायद हम इतने अच्छे नहीं हैं जितने वो अच्छे हैं। तो उनकी इज़्ज़त करें, उनका रुतबा उनको दें, उनको मकाम दें, उनको हर चीज़ की तालीम दें। आने वाले वक़्त में जो बच्चे ऐसे दुनिया में आएँ उनको वो सब कुछ मिले, क्योंकि जो जवान हो गए हैं ऐसे ट्रांसजेंडर या जो बुढ़ापे में चले गए उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। लेकिन जो आने वाले वक़्त में जो बच्चे आएंगे उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। और ऐसी कई सारा आएंगी दुनिया में, कई ऐसी आएंगी बच्चियाँ, उनको भी तालीम के लिहाज से और कुरान के लिहाज से उनको मिलना चाहिए। मुझे नहीं मिल पाया, मुझे एक स्कूल वालों ने कह दिया था कि बच्चे की एज निकल गई है, हम इसे ने अब हिस्स नहीं करवा सकते, जबकि हिस्स का कोई वो नहीं होता, एज नहीं होती है। उन्होंने मुझे निकाल दिया था बहाने से। तो ऐसे कई सारा आएंगी जो इल्म हासिल करना चाहेंगी, दीन का भी और दुनियावी भी। और ऐसे कई ट्रांसजेंडर आएंगे जो अपने हकूक़ मांगेंगे, उनको हकूक़ मिले। हमारे जब आईडी कार्ड पे लगता है ना फीमेल और मेल, तो उनके साथ उनका भी आईडी कार्ड होता है ना, उनका भी बनता है। तो हकूक़ भी उनको बराबर के मिलने चाहिए, चाहे हम जैसे लोगों को मिले ना मिले, उनको हकूक़ दो। और मैं लोगों से कहूँगी कि अगर आप नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे तो हशर वाले दिन वो आपके वो अदालत में खड़े होंगे मुस्लिम के तौर पर, और आप ज़ालिमों के जगह पे खड़े होंगे। ऐसा ही है, जो नहीं इनके हकूक़ देंगे इनको। बिल्कुल हम भी यही कहेंगे कि हर किसी को उसके हकूक़ मिलने चाहिए। इसी के साथ साथ ज़ारा आपसे बात करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती हैं और रिव्यूज़ देती रहती हैं, तो पीआर पैकेजेस आपको रिसीव होते हैं, तो कैसे उसकी वीडियोस बनाती हैं, किस तरह से उन चीज़ों को आप मार्केट करती हैं कि लोग आपसे सेटिस्फाइड होते हैं और आपकी बात पर अमल करके वो चीज़ बाय करते हैं? रिव्यू पहले तो शुरू में बड़ी खुशी से बनाती थी कि अब दुख होता है? दुख नहीं होता। पहले ये होता था कि ना, एक वो होता ना शुरू का जो शौक होता है, पीआर पैकेज आ रहे हैं जल्दी जल्दी रिव्यू देना है। अब कितने दिन पड़ा रहता है, उनके मैसेज आते रहते हैं, आपने रिव्यू नहीं दिया, रिव्यू नहीं दिया। इतनी सुस्त हो गई हूँ ना, पता नहीं क्या, इंसान चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ ना। पहले शुरू में शौक था तस्वीरें ना ढेर सारी लेकर रख लेना और टाइम टू टाइम पोस्ट करना, डेली पोस्टिंग के लिए। अभी मेरे पर रमज़ान की इतनी पड़ी हुई है, मैंने पोस्टिंग के लिए सोचा था अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी इतनी पड़ी है, अक्टूबर क्या है, वो तो जनवरी से भी आगे निकल जाती है। सही। तो रिव्यूज़ वगैरह वीडियोस में देती हैं या हमेशा आप पिक्चर्स में ही सेटिस्फाइड हो जाती हैं? लोग ज़्यादातर लाइक करते हैं मेरे ट्यूटोरियल। अब जो है ना, आप ट्यूटोरियल पसंद करते हैं कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊं। फरमाइशें आती हैं कि ऐसा लुक चाहिए हमें, वैसा लुक चाहिए। मैंने आज बनाया भी है, कल पोस्ट किया, लेकिन ना इंस्टा ने ब्लॉक कर दिया एक गाने पर, आतिफ असलम का गाना था। और इंस्टा ने कहा जी मैंने ब्लॉक कर देना। आतिफ असलम इंस्टाग्राम को पसंद नहीं आया? पता नहीं क्या बात है, मैं पसंद नहीं आई। मैं मतलब कि मेरी वीडियो पसंद नहीं आई। अब मैं चेंज करूँगी गाना, फिर लगाऊंगी, वरना मेरे तकरीबन 30 मिनट में 200 हो गए थे व्यू, चले गए थे। लेकिन उन्होंने बैन कर दिया, फिर रिव्यू कहाँ से आने थे। मतलब कि इंस्टाग्राम को थोड़ा इशू आ गया। अच्छा ज़ारा, आपकी लाइफ के बारे में पूछूंगी। डेली रूटीन होती है, जाहिर बात है कि आप ज़्यादा घर से बाहर तो नहीं जाती होंगी, तो घर के अंदर खुद को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, खुद को कपड़े चेंज करना, शावर लेना, ये सब में हेल्प आउट कौन करता है? मामा। मामा करती हैं? तो मामा सारा सपोर्ट करती हैं आपको? बिल्कुल सारा मामा करती हैं। बस ये कह सकते हैं मामा है तो मैं हूँ, मामा नहीं तो मैं भी नहीं। मेरे ढाल मामा हैं। मेरा जो इतनी मैं बाहिम्मत हूँ ना आज, सिर्फ उनकी वजह से।
पापा भी हैं बाहिम्मत, पर पापा ना इतना लोगों के आगे बोल नहीं पाते जितनी मामा बोल पाती हैं। उनको देख देख के मैं बोलना सीखी। सही, मतलब हक के लिए लड़ना सीख गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ारा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लड़कियां, हाइट भी अच्छी होती है, फिज़िकली भी ठीक होती हैं, उसके अलावा ब्यूटी के बारे में बात करें तो वो भी सही होता है, मगर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स एक आ जाता है कि अच्छा उसने हील्स पहनी हुई थी, अच्छा उसका रंग गोरा था, अच्छा उसके बाल लंबे थे, अच्छा उसकी हाइट ज़्यादा लंबी थी, मेरी क्यों छोटी रह गई। इस तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर चलते रहते हैं नॉर्मल पर्सनस के अंदर। आपकी हाइट 24 साल की उम्र में सिर्फ 1.5 से 2 फीट है, तो क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स कभी कभी हुआ हो? इस पर तो मुझे हंसी आती है, बल्कि मैं इस पे एक बात कहूँगी कि मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हाइट छोटी है तो मैं लोगों को सर उठा कर देखती हूँ और लोग मुझे सर झुका के देखते हैं। तो मैं अपनी हाइट पर फख्र करती हूँ। बिल्कुल। ये थी जी ज़ारा याकूब हमारे साथ, जो कि ज़िंदगी को बहुत ही मोटिवेशन तरीके से एंजॉय कर रही हैं, और शायद डिसेबल पर्सन्स जो घर में डीमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, इस शर्मिंदगी से घर से बाहर नहीं निकलते कि जब भी घर से बाहर जाएंगे कोई ना कोई तरस भरी निगाहों से हमें देखेगा, या फिर कोई हमदर्दी का हाथ रखेगा कि हाँ यार ये किसी काम का नहीं है, ये दुनिया में बस ऐसा ही आ गया। मगर ज़ारा की बात बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह ताला ने चींटी को भी बेमकसद नहीं बनाया, तो मुझे भी बनाने का कोई ना कोई मकसद होगा। और ज़ारा का मकसद जहाँ तक मैं जान चुकी हूँ, ये कैमरा के सामने आई है, ज़िंदा दिली के साथ इन्होंने बात की है, मोटिवेशन इतनी दी है डिसेबल पर्सन्स को कि शायद वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाएं। ज़ारा, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया, अपना बहुत कीमती वक्त था, और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।